हमारे प्रोफेसर एक बात बोलते होते थे कि अगर आपके पास ब्रेस्ट है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर देखो, एज नेम इंडिकेट कि ब्रेस्ट कैंसर कन्फाइंड टू द ब्रेस्ट टिश्यू, राइट। ब्रेस्ट में भी हमारे पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक उसका सपोर्टिव एलिमेंट होता है, दूसरा डक्टल एलिमेंट होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो कि ब्रेस्ट को कन्फाइंड होता है अनटिल एंड अनलेस के वो मेटास्टेसाइज ना हो जाए, अपनी एडवांस स्टेजेस में ना पहुंच जाए जहाँ पे वो अलग और जगहों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। दुनिया में इसकी कट ऑफ वैल्यू इज़ 50। पाकिस्तान के अंदर हम लोग 30 से 40 के दरमियान की भी रेशो देखते हैं, लेकिन अब हमने कुछ केसेस ऐसे देखना शुरू किए हैं जो कि एज यंग एज 25 साल की उम्र में भी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, 30 एंड 40 की ख़वातीन की रेशो ज़्यादा है। जो 25 साल की उम्र में हमारे पास रेशो देखने में आई है वो तकरीबन 15 से 20% है टोटल एलिमेंट की, ये जितना हमारे पास टोटल कॉन्स्टिट्यूटल है। क्योंकि देखो 25 करोड़ आबादी है जिसमें से ऑलमोस्ट 51% फीमेल है, ठीक है। 1 in 9 फीमेल जो है इज़ रिपोर्टेड टू हैव अ ब्रेस्ट कैंसर एंड इज़ हैविंग अ चांसेस। तो उसके अंदर 25% जो है ना वो हमारे पास यंगर एज स्पेक्ट्रम में फॉल करती हैं। अगेन मैं जैसे बोल रही हूँ कि हम अभी भी इसमें अंडर रिसर्च, हम किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो कि डेफिनेटली है कि अगर ये है तो ये हो ही जाएगा, वो जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है जिसमें BRCA1 BRCA2 आ जाता है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर के साथ में हमारे पास ओवेरियन कैंसर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन BRCA1 BRCA2 फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होना डेफिनेटली है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होना इज़ लाइक 100% डेफिनेटिव, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है और वो भी माँ की साइड की इंपॉर्टेंट होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। यूजुअली हम लोग, हमारे प्रोफेसर एक बात बोलते होते थे कि अगर आपके पास ब्रेस्ट है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। वक्त से पहले जवान होने का मतलब क्या है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो गया, ठीक है। जितना जल्दी मिनार्की इसको हम बोलते हैं वक्त से पहले या जो पहला साइकिल आता है, अब मिनार्की शुरू हो गई, इसका मतलब है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को जो है वो एक्सपोजर ऑफ द बॉडी ज़्यादा हो गया, ठीक है, जो कि वन ऑफ द कॉज है ईस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर करवाने की। इसका मतलब है इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स भी ज़्यादा होंगे, एक्सपोजर टू द ईस्ट्रोजन भी बॉडी का ज़्यादा है, तो इट इज़ वन ऑफ अ कॉज। एशियाई ममालिक में ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर होने की बहुत ज़्यादा वजूहत है, एशिया में भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब देखो यहाँ पे एक मेजर वजह ये आ जाती है कि एक हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन है, मतलब मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो गई है, फूड इनटेक हमारा डिफरेंट हो गया है। जैसे हम लोग यूजुअली ये बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड हो गई हुई है, ठीक है। उसके अलावा फिज़िकल इनएक्टिविटी, सब्जियों का कम इस्तेमाल, सलाद का कम इस्तेमाल। मतलब हैरत की बात यह है कि अक्सर आप किसी से भी पूछें ना कि आप खाने में क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो जी हम तो बहुत बिजी हैं, चलते चलते फास्ट फूड पकड़ लेते हैं। जहाँ आप चलते चलते फास्ट फूड पकड़ते हैं वहाँ पे आप चलते चलते सलाद भी तो पकड़ सकते हैं ना। व्हाई नॉट गो फॉर द हेल्थियर चॉइसेस। फिर इसके बाद और वजूहत देखो, पिन पॉइंट करना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ मोटी मोटी वजूहत में हमारी डाइटरी इनटेक जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर। उसके अलावा यही BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव कज़न मैरिजेस आ जाती हैं, तो दैट कुड बी वन ऑफ अ रीज़न। बाकी इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन, इज स्टिल अंडर रिसर्च है कि डेफिनेटली कोई एक वजह नहीं है, और कौन कौन सी वजूहत हैं वो वक्त के साथ साथ सामने आती जाएंगी। डेफिनेटली देखो, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर। होता ये कि ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान में जो हार्मोन रिलीज हो रहा होता है प्रोलैक्टिन, वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब है कि बॉडी के जो ये ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ हैं इनका एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन उस ड्यूरेशन के लिए कम हो जाता है। तो डेफिनेटली अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हार्मोन्स जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व्ड हैं, इनकी एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान में क्या हुआ कि एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगा अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। सबसे पहले तो सोशल स्टिग्मा आ जाता है, ठीक है। एक
लाइक शर्म के अंदर आके, और ये देखो ये बड़े इसमें ना बहुत ज़्यादा रोल बड़ी बूढ़ियों का भी है। ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मरीज़ आता है, वो कहता है जी हमारे ज़माने में तो ऐसी बातें की ही नहीं जाती थी। आपके ज़माने में नहीं की जाती थी, तब ब्रेस्ट कैंसर भी तो इतना ज़्यादा नहीं था ना। अब जो कह रहा है, और पता है कि ये हमारी तरफ से एक जो हमारी पिछली जनरेशन है उनकी तरफ से एक हिंडरनेस है, एक्सेप्टेंस नहीं है। इस चीज़ को एक टैबू समझा जाता है कि अगर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि मतलब मुझे ब्रेस्ट में ऐसी कोई फीलिंग आई है या ऐसा कुछ है, तो इसको कहा जाता है बेशर्मी के ज़मरे में डाला जाता है। हालांकि इंतहाई गलत बात है। अगर हम इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें तो उसकी वजह से बहुत सारे केसेस अर्ली स्टेजेस में रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखो जो एक टेस्ट इसके लिए डेफिनेटिव होता है वो मेमोग्राम होता है, ठीक है। मेमोग्राम की जो कट ऑफ वैल्यू है ना एज, वो 40 साल की उम्र कही जाती है। उससे पहले ना लाजमी है कि हर खातून जो कि अपने माहवारी के साइकिल के अंदर आ चुकी हुई है, और लेट्स से कि वो अपना 15 से 20 साल की उम्र की ड्यूरेशन क्रॉस कर चुकी हुई है, तो उसको सेल्फ एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए महीने में एक दफ़ा। यूजुअली हम कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन की जो अपनी ड्यूरेशन रखें, वो जो माहवारी का साइकिल है उसके बाद की कोई एक तारीख फिक्स कर लें अपने एक महीने में एक दफ़ा लाजमी कर लिया करें। उससे भी बहुत सारे वक्त से पहले जो है ना गिल्टी का महसूस हो जाना, रंगत का चेंज हो जाना, या कोई भी अपेरेंट कहीं पे कोई लाइक स्किन के कलर के चेंजेस है, कोई इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही है, सारी चीज़ें पिक कर ली जाती हैं। अगर किसी को सेल्फ एग्जामिनेशन के टाइम के ऊपर 40 साल की उम्र से पहले कोई गिल्टी महसूस हो जाती है, स्किन का जो कलर है वो चेंज होता हुआ महसूस हो जाता है, किसी किस्म की कोई निपल में से कोई पस वगैरह निकलते हुए महसूस होती है, या वो जो संतरे की जैसे स्किन नहीं होती वैसे स्किन डिम्पलिंग हुई भी महसूस होती है, तो लाजमी है कि वो जाके फिर मेडिकल अटेंशन इसके लिए सीख करना शुरू करता है। देखो ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज 0 हम कहते हैं। अच्छा, स्टेजिंग के बारे में मैं ना इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि स्टेजिंग आप करते कैसे हो। स्टेजिंग करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो ये कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, दूसरा ये कि उसने कितने नोड्स को इन्वॉल्व किया हुआ, और तीसरा ये कि वो कहीं और तो नहीं चला गया अपनी जगह को छोड़ के। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हमें पता है कि हड्डियों में जाता है, लिवर में जाता है, उसके अलावा ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो स्टेज 1 का मतलब है कि वो सिर्फ ट्यूमर है, ठीक है, उसने कोई नोड को इन्वॉल्व नहीं किया, अगर किया भी होगा तो बहुत पास की को किया होगा, और वो कहीं और गया नहीं है। तो स्टेज 1 जो है वो बड़ी इजीली ट्रीटेबल है। उसमें छोटा सा एक लम्प बना होगा, लम्पेक्टमी कर देंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मेस्टेक्टमी, जिसमें जो है ना पार्शियल मेस्टेक्टमी भी हो जाती है। फिर उसके बाद में देखा अगर ज़रूरत है तो फिर कीमो या रेडियो, ठीक है, अगर ज़रूरत है। जो स्टेज 4 होती है ना, दैट इज़ लाइक द लास्ट स्टेज ऑफ एनीथिंग। उसमें ट्यूमर का साइज़ भी बड़ा हो चुका हुआ होता है, उसने नोड्स इन्वॉल्व भी कर लिए हुए होते हैं, वो कहीं लाइक ब्रेन जहाँ जहाँ उसे जाना होता है, जहाँ जहाँ वो मेट कर सकता है उधर पहुँच चुका हुआ होता है। ऐसी स्टेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की बात यह कि अगर ट्यूमर निकाल देंगे तो वो जो बाकी के ऑर्गन्स में पहुंचा हुआ है उनका क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम पैलिएटिव केयर के ज़मरे में डालते हैं, कि जिसमें हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि मरीज़ के सिम्टम्स को जो है वो ट्रीट किया जाए, और उसकी जो जर्नी है बाकी की उसको एज मच पेन फ्री एज पॉसिबल जो है वो किया जाए।